बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात ख़ान। अल्हम्दुलिल्लाह अनदर ग्लोरियस डे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर सिग्नेचर्स हुआ, उसके बाद पहला गैर मुल्की दौरा, और उस गैर मुल्की दौरे पर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुँचे। जिस अंदाज में उन्हें पाकिस्तान में वेलकम किया गया, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, तमाम लोग वहाँ पर उनके वेलकम के लिए नूर खान एयरबेस पर मौजूद थे। और फिर जिस अंदाज में डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ चलकर आगे गए, ये भी विजुअल्स देखने के लायक थे। ये मैसेजिंग होती है बुनियादी तौर पर डिप्लोमेटिक दुनिया में। आपने क्या पहना है, आपने हाथ कैसे मिलाया है, आप चल कैसे रहे हैं, आप खड़े कैसे हैं। तो जिस अंदाज में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के कंधे पर हाथ रखकर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान आगे बड़े क्लियरली मैसेज दिया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का एक नया बाब रकम होने जा रहा है। और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मौतरफ है। ये डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का जो दौरा पाकिस्तान है, इसको भी तशक्कुर पाकिस्तान का नाम दिया गया। लेकिन सिर्फ ईरान नहीं, पूरी दुनिया पाकिस्तान की ना सिर्फ किरदार की मौतरफ है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। और पाकिस्तान के जो ग्लोबल स्टेचर में इजाफा हुआ है, आराम से नहीं हो गया। इसके लिए भी पाकिस्तान ने बहुत कुछ फेस किया, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये सफर बड़ा कठिन था, मुश्किल था। पहले 40 रोज की जो जंग थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसके बाद दोनों को कन्विंस करना, सीज फायर करवाना, सीज फायर के बाद अगले मरहले में दोनों को बिठाना मुज़ाकरात की मेज पर। और 47 साल के बाद ईरान में इस्लामी इनकलाब के आने के बाद पहली मरतबा इस सतह के वफूद को मुज़ाकरात की एक मेज पर आमने सामने बिठाना, जो इस्लामाबाद पीस टॉक्स के दौरान पाकिस्तान ने किया, वो तारीखी लम्हा था, जिसके बाद इस खित्ते में अमन की तरफ पहला कदम उठाया गया। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कलीदी किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। फिर जो कुछ वहां पर तय हुआ, उससे दोनों मुमालिक के दरमियान जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ। गो के स्पॉइलर यानी भारत की फादरलैंड इजराइल ने मुसलसल कोशिश की कि इस दुनिया में अमन का जो मामला है, इसको किसी तरीके से खराब किया जाए, मुतासर किया जाए और दोबारा इस खित्ते को एक बड़ी जंग की तरफ धकेला जाए। लेकिन ईरान और अमेरिका की लीडरशिप ने बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया। और उसमें पाकिस्तान ने हर उस मुकाम पर जहां चीजें एक बार फिर ऐसी स्टेज पर पहुंच गई कि दोबारा इस बात का इम्कान था कि जंग का आगाज हो सकता है, दोबारा बमबारी का आगाज हो सकता है, तो पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को एंगेज किया। और फिर अल्टीमेटली हमने स्विट्जरलैंड में देखा कि पाकिस्तान की मेजबानी में एक मरतबा फिर दोनों ममालिक के आला सतही वफूद, जिसमें अमेरिका की क़यादत अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कर रहे थे और उनके हमरा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अमेरिकी वफद में शामिल थे। वहीं ईरानी डेलीगेशन को लीड कर रहे थे ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ, और उनके हमरा ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची उनके हमरा मौजूद थे। और पाकिस्तान और कतर की मुश्तरका सालिसी के एफर्ट्स के बाद दोनों ममालिक बैठे, एंगेज किया। और वो एंगेजमेंट भी बहुत आसान नहीं थी। उस एंगेजमेंट के दौरान भी जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, कई मरतबा माहौल तल्ख हुआ, कई मरतबा टेंशंस बढ़ी। खासतौर पे जिस वक्त ड्यूरिंग एंगेजमेंट्स, ड्यूरिंग डायलॉग अमेरिकी सदर ने बयान दिया जिसमें ईरान को दोबारा धमकाया गया, तो डॉक्टर बाकर गालिबाफ साहब ने वो जो प्रिंट था उनकी स्टेटमेंट का वो उठाया हाथ में और बताया अमेरिकी वफद को कि अगर ये अप्रोच है अमेरिका में तो इन मुज़ाकरात का फायदा नहीं। ऐसे में फिर पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और हमने देखा कि जो स्विट्जरलैंड में ये डायलॉग हुआ, उसके नतीजे में जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, उसमें ईरान ने बहुत कुछ हासिल किया है, जिसमें ईरान के जो 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासे हैं, वो अब उस हवाले से ईरान को रिलीफ मिलने का इम्कान है। फिर 60 रोज के लिए अमेरिका ने ईरान की तेल और पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो पाबंदी आयद की हुई थी उसके फरोख्त पर, वो पाबंदी उठा दी है, जिसके बाद यकीनी तौर पर अब ईरान को उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में ये काफ़ी मदद देगा। ईरान अब उस रकम को किस तरीके से इस्तेमाल करता है, और जो अगला फेज़ है जिसमें 3-4 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं जिन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पर टेक्निकल बहस करनी है, टेक्निकल नेगोशिएशंस होंगी, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुस्तकबिल क्या होगा, कितनी एनरिचमेंट ईरान को अलाउ की जाएगी, इस पर गुफ्तगू होनी है, चीज़ों को फाइनलाइज करना है। फिर ईरान के ऊपर जो दीगर सैंक्शंस हैं
वो किस तरीके से जो है उसमें ईरान को रिलीफ मिलेगा, ईरान के जो फ्रीज्ड एसेट्स हैं वो किस तरह मरहलावार उनको डी फ्रीज किया जाएगा, वो ईरान के कैसे हवाले किए जाएंगे। तो टेक्निकल ग्रुप्स बने हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेबनान का मामला जो ईरान अपनी रेड लाइन कहता है, उस मामले पर किस तरीके से इजराइल को अमेरिका इस मकाम पर लेकर आएगा कि वो जो घटिया बदबूदार शख्स इस वक्त इजराइल में बसर इक़्तिदार है नेतन्याहू, वो लेबनान में सीज फायर के ऊपर अमल करे और जो हरकतें इजरायली फौज इस वक्त लेबनान में कर रही है उससे बाज रहे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है कि इस पे अगर अमेरिका इजराइल को कन्विंस नहीं करता तो यकीनी तौर पर ये जो सारी एक्सरसाइज है इसके बाद दोबारा चीजें बैक टू द पवेलियन जा सकती हैं, इसके इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, पाकिस्तान के ग्लोबल स्टैचर में इजाफा हुआ है और दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टेबलाइजर के तौर पर देख रही है, क्योंकि ये वो काम पाकिस्तान ने किया है जिसकी तवक्को दुनिया के किसी भी मुल्क से नहीं थी। कोई भी मुल्क ये नहीं समझता था कि चीजें इस तरह स्पीड में पाकिस्तान इस तरफ लेकर आएगा कि अल्टीमेटली दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान 47 साल के बाद बैठेंगे और अब हमें जो पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, चीजें इस तरफ जाएंगी। और जो एनर्जी क्राइसिस जिसका पूरी दुनिया सामना कर रही थी, जो अल्टीमेटली इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ चीजों को लेकर जा रहा था, उसमें भी पाकिस्तान के किरदार की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चीजें स्टेबलाइज होना शुरू हो गई है। प्रोग्राम में इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू करेंगे कि ईरानी सदर दौरा है पाकिस्तान का कितना अहम है, क्या पैगाम लेकर वो यहां पर आए हैं और यहां पर किन किन चीजों के ऊपर उनसे गुफ्तगू हुई। फिर अब अगले 60 रोज कितने क्रूशल हैं, कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर जो है वो कंसेंसस डेवलप होना ज्यादा मुश्किल नहीं है, किन चीजों के ऊपर जो है वो दोनों ममालिक की टेक्निकल कमेटीज को ज्यादा काम करना पड़ेगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और बहस हो रही है कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा। तो इन तमाम चीजों पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए और स्विट्ज़रलैंड में जो पहली मुलाकात हुई, उस यादाश्त पर दस्तखत के बाद पहला दौरा है ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का जो उन्होंने पाकिस्तान का किया, कितना अहम है ये दौरा आपके नज़दीक? और जो मनाजर हमने देखे, जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनको वेलकम किया और फिर जैसे वो चलकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के कंधे पर हाथ रख कर आए, ये दुनिया के लिए क्या पैगाम है सर इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के और ईरान के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। ओवरऑल इम्प्रेशन ये दिया जाता है कि कुछ इतने शायद आइडियल रिसेंट पास्ट में ताल्लुकात नहीं थे, बट ऐसा है नहीं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू रखता है। पाकिस्तान की एक जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी एक सबसे बड़ी फिनेस ये है, वो मेंटेन रखते हैं अपने कॉन्टेक्ट को, वो इवेंट बेस्ड अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं करते। इवेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बट दे कंटिन्यू। हमने 40 साल देखे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अपने दरीना ताल्लुकात रखे। अब वो जब कहते हैं वो पानी पुलों के ऊपर से गुजरा तो तब पाकिस्तान ने एक्शन दिया, ऑपरेशन किए तालिबान के खिलाफ। बट एनीवे, कमिंग बैक टू ईरान, ईरान के साथ बहुत दरीना ताल्लुकात रहे। पीपल ऑफ ईरान विद देयर लीडरशिप, चाहे आइडियोलॉजिकल हो, पॉलिटिकल हो, इंक्लूडिंग देयर मिलिट्री लीडरशिप, उन्होंने एक फेथ दिखाया है, उन्होंने एक एतमाद दिखाया है इन पाकिस्तान एज अ क्रिएटर एंड एज अ मीडिएटर इन दिस क्राइसिस, क्रिएटर ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस पे। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस एक ही मुल्क में दिखाया और वो था पाकिस्तान, जिसके लिए राइज टू द पीपल ऑफ ईरान फर्स्ट। उस रोल को जिस स्ट्रेटेजिक तरीके से निभाया है पाकिस्तान ने टू क्रिएट दैट स्पेस। देखिए, वो ईरान की विक्ट्री के लिए रोल नहीं लिया या अमेरिका की विक्ट्री दिखाने के लिए वो रोल नहीं लिया। पाकिस्तान ने एक स्पेस क्रिएट की जिसके अंदर अमन था। वॉर से पहली दफा आप नेगोशिएशन टेबल पर लेके, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में 2 दफा टेबल से वॉर की तरफ आप लोग गए, एस्केलेशन, बाकी भी मीडिएशन होती रही, लेकिन ये पहली मीडिएशन थी, पहला रोल था जो वॉर से। और दिस वाज नॉट एन ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। आपको याद होगा, इस सिविलाइजेशन को हम मिटा देंगे, ईरान दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा। टाइमर्स ऑन थे कि तीसरी आलमी जंग किसी के वक्त उसका आगाज हो सकता है। फ्रॉम द जॉज ऑफ कैटास्ट्रोफी पाकिस्तान ये प्रोसेस लेकर आया है, जिसके लिए प्रेसिडेंट पेजेश्कियान अपनी काबीना के साथ, अपनी ट्रेड टीम के साथ पाकिस्तान का पहले शुक्रिया अदा करने आए। फिर आज पाकिस्तान
जो बच्चे शहीद हुए स्कूल में, जो उनके इमाम खुमैनी साहब की शहादत हुई, और जितनी भी शहादतें हैं उसमें दुख की घड़ी में पाकिस्तान एज अ ब्रदर ईरान के साथ प्रिंसिपल स्टांस लिया। फिर देखिए पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टांस रहा जब ईरान की तरफ से हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हुई इनटू मिडल ईस्ट, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया और उस चीज को अच्छा नहीं समझा। बट एनीवेज पाकिस्तान न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट रहा, और उस स्टांस के बावजूद ईरान ने बार बार ये एक ही चीज कही कि पाकिस्तान इज द सोल मीडिएटर इन दिस। ऑफ कोर्स अभी कतर की भी साथ सपोर्ट शामिल हो गई है, तुर्किया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, खासतौर पे चाइना, इन सब ने चीन पे शायद इतने ना हो लेकिन एनवायरमेंट क्रिएट की टू पुट दिस प्रोसेस ऑन ट्रैक। तो आज उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, जंग के बादलों को मिटाने के लिए, अवाम के लिए, ईरान और अवाम और पाकिस्तान की अवाम की जो कोलेब्रेशन हो रही है उसका, उसको ये जाहिर करता है ये वाला जो दौरा है जी। तो शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का अच्छा एज अ सर, फ्रेंड। सर इससे पाकिस्तान क्या गेन करेगा ये मैं आगे चलकर बात करता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली जो स्विट्जरलैंड में जो कुछ हुआ, इनिशियली अब जो खबरें आ रही हैं, बाकर गालिबाफ साहब ने इनफैक्ट उसको कंफर्म भी किया, ईरान के जो 12 अरब के मुंजमद असासे हैं वो उनके हवाले से, और जो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटी हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, ये कितना बड़ा रिलीफ समझते हैं? क्योंकि ये तो वो चीज़ें थी जिनके हवाले से ईरान काफ़ी अरसे से बात कर रहा था। रिलीफ से ज्यादा इसको मैं, हैदर इफ यू अलाउ मी, तो मैं इसको सीबीएम के जुमरे में ज्यादा लेना चाहूंगा। इस वक्त मैटर नहीं करता कि कितने बिलियन डॉलर उनके रिलीज हो गए हैं, कितना उनको लाइसेंस कितने दिनों के लिए मिल गया है लेबनान में जो सिचुएशन है उसके ऊपर। बट आई मस्ट अप्रिशिएट यूएस आल्सो कि उन्होंने वो दे आर वॉकिंग द टॉक। और दूसरी तरफ ईरान भी हुर्मुज़ को खोल के दे आर आल्सो ट्राइंग टू वॉक द टॉक। तो वो जो बातचीत हो रही है उसको प्रैक्टिकली सीबीएम सामने नजर आना शुरू हो गई है, क्योंकि इस पूरे मुआहदे के अंदर, इस बातचीत के अंदर जो सबसे बड़ा फुकदान था या जो इशू क्रिएट हो जाता था वो एतमाद का होता था। जी एतमाद नहीं हो रहा था। तो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड। इससे एक नतीजा हम जरूर अखज कर सकते हैं कि दोनों साइड जो है वो जेन्युइनली दे वांट टू गेट आउट ऑफ द वॉर और वो पीसफुल रीजन की तरफ जा रहे हैं। फिर जो रिसेंट पास्ट में हमने तकरीर बातें सुन रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से, प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो दे आर टॉकिंग ऑफ द रीजन नाउ। यानी कि जो लेबनान का कॉन्टेक्स्ट है उसको वो भूल नहीं पा रहे। आज भी जो प्रेसिडेंट ऑन से बात हुई है वाइस प्रेसिडेंट की अमेरिका की, उन्होंने कहा जी कि हम आपकी अथॉरिटी को फैलाना चाहते हैं इन ऑल लेबनान, साउथ और नॉर्थ दोनों की वो बात है। तो इसका मतलब है कि दे आर वेरी सिंसियरली लुकिंग एट द रीजनल पीस, रीजनल सीज फायर। और ईरान को ये जो डी कन्फ्लिक्शन सेल बना है जो इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जी तो उसके बीच में ईरान इज सिटिंग देयर। इसका मतलब है कि ईरान के रोल को भी वो मान रहे हैं रीजन में स्टेबिलिटी के लिए, और उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको उसको रिस्पॉन्सिबल भी करेंगे। आई थिंक दीज आर वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। अब ओनली इशू इज द बिग एलिफेंट इन द रूम। होपफुली कि देयर वेज एंड मींस निकलेंगे इसके बीच में से कि उसको भी लेकिन एड्रेस लेकिन किया। सर वो आपको कब तक वो चीज़ें वहाँ पर सेटल होती दिखाई दे रही हैं? क्योंकि लेबनान का जो मामला है हमने आज भी देखा, इसराइल ने फिर वहाँ पर स्ट्राइक्स की और ईरान उसको रेड लाइन के तौर पर कहता है कि हमारी रेड लाइन है। तो अगर लेबनान के मामले में अमेरिका अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं कर पाता, फिर सर आने वाले दिनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आई थिंक ये जो मैकेनिज्म एस्टेब्लिश हुआ है डीकन्फ्लिक्शन का, आई थिंक दिस विल वर्क। ये कम से कम ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये ज्यादती किसने की है। पहले तो देखे ना, इसराइल अपना स्टांस ले लेता था, हिजबुल्लाह अपना स्टांस ले लेती थी, वो कहते इन्होंने मारे हैं, इन्होंने मारे हैं, तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं था वेरीफाई करने का। अब मैकेनिज्म वंस इट बी एस्टेब्लिश, देखिए ये प्रॉमिस आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। आई एम श्योर कि वो कोई ना कोई मेजर तो जरूर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने एक ऑलरेडी वॉर की वजह से इस लॉट ऑफ प्रेशर है अमेरिका, एक एक डायलॉग की वजह से क्रिटिक उनके ऊपर हो रही है, और फिर एक और वो डिफाइंस एक और इसराइल की तरफ से भी आ जाए, तो वो बड़ा चैलेंजिंग होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, अमेरिका की पॉलिटिक्स के लिए, कि ईरान भी चैलेंज कर रहा है और कहेंगे जी इसराइल जो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो भी आपकी रेट को चैलेंज कर रहा है, या आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, या आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को चैलेंज कर रहा है। तो दिस विल बी अनदर एम्बैरेसमेंट। मेरे ख्याल में उसमें जाएगा नहीं। दे रीच टू दिस कंक्लूजन के जो इकोनॉमी के प्रेशर बिल्ट हुआ है, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ट हुआ है, और पूरी दुनिया भी चाहेगी कि एक इसराइल की वजह से, एक स्पॉइलर की वजह से ये पूरा जो सिस्टम है ये कोलैप्स ना हो जाए।
क्योंकि आगे आने वाला अभी हमने थोड़ी सी झलक देख ली और बस जब बंद हुआ है तो कंप्लीट वर्ल्ड नोज कि देयर आर स्ट्रेटेजिक प्लेसेस लोकेशंस जो कि सिचुएशन क्रिएट कर सकती है स्पेशली इन द इकोनॉमिक डोमेन। सर मेरे साथ मौजूद रहेगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। नाज़रीन, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इन्हीं के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। किन जाएगा जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अच्छा सर, इसराइल के एक बड़ा कंसर्न ईरान का मिसाइल प्रोग्राम भी था और ईरान ने क्लियर किया कि इसके ऊपर हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसराइल के कंसर्न्स आज भी वहीं मौजूद हैं। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हों और हम ईरान से कहें कि आप ये ना रखें। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी जब जॉइंट प्रेसर की ईरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के साथ, उसमें भी उन्होंने ये बात की। तो आपको लगता है कि जो पोजीशन ईरान ने इस हवाले से ली थी वो उसमें ईरान कामयाब रहा है? देखिए, बहुत कामयाब रहा है, यानी उसने अपनी सॉवरेनिटी को या अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो उसने मेंटेन रखा है और कामयाब भी रहा है। अगेन आई विल रेफर बैक टू जेडी वैंस ने जो प्रेशर किया था आफ्टर द कॉन्फ्रेंस स्विट्जरलैंड के अंदर, उन्होंने कहा था कि ऑल कंट्रीज इन द रीजन हैव द राइट टू द सेल्फ डिफेंस। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी एक दफा कह चुके हैं कि उनको भी कुछ रेंज के मिसाइल तो चाहिए होंगे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, पहले ये टर्म या ये जो थ्योरी थी सिर्फ हम रिलेटेड देखते थे कि इजराइल के ही जैसे राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, बाकी तो वहाँ इंसान रहते ही नहीं है या कोई मुल्क रहती नहीं है या सॉवरेनिटी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ही नहीं। तो ये चीज भी उभर कर सामने आ गई है और अमेरिका ने उस पर स्टांस लिया है। That's why now they're more focusing on the Lebanese government, उसकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए। देयर कुड बी अदर थिंग्स आल्सो, यूएन को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। आई थिंक अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें मूव फॉरवर्ड ही होंगी जी। अच्छा सर, ये जो वर्किंग कमेटीज, वर्किंग ग्रुप्स बने हैं, आपको क्या लगता है इनमें कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर दोनों ममालिक के जो टेक्निकल वफूद हैं वो उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी चीज़ों को कंक्लूड करने में? ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, ईरान के फ्रीज्ड एसेट्स हैं और लेबनान का मामला है, और कौन सा वो ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंजिंग रहेगा और अगले 60 रोज़ तक, या अगर ये सीज फायर जो है इसको एक्सटेंड भी करते हैं इस टाइम पीरियड को, तो उसमें जो एक ऐसा एलिमेंट है जो चीज़ों को ख़राब कर सकता है वो लेबनान है या इसके अलावा भी कोई चीज़ है? देखिए, लेबनान इज अ की इशू और ये पैरेलल चलेंगे जी मुज़ाकरात। एक जगह से प्रेशर कम करने के लिए या कुछ लिबर्टी लेने के लिए या कुछ स्पेस क्रिएट करने के लिए हो सकता है दूसरी जगह पे प्रेशर डेवलप किया जाए। तो ये एक सीसा चलता रहेगा। बट आई थिंक एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन दोनों ने, अमेरिका ने और ईरान ने कर लिया कि दे हैव टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर और इसको नेगोशिएशंस को कामयाब करना है। तो then nothing is stopping it. फिर इंशाल्लाह they'll be able to achieve something. बट लेबनान जो है वो स्टम्बलिंग रहेगा क्योंकि जो स्पॉइलर है, द मेन स्पॉइलर इजराइल, उसकी एप्लीकेशन, फिजिकल एप्लीकेशन लेबनान में हुई है। तो वन ऑड इंसिडेंट, कोई भी चीज होते हुए, या अगर वो फर्ज करे साउथ लेबनान खाली नहीं करता, वो ऑलरेडी उन्होंने एक पोजीशन ले ली हुई है कि हम साउथ लेबनान को खाली नहीं करेंगे, अपना सिक्योरिटी जो जोन हमने एस्टेब्लिश किया, नाम वो सिक्योरिटी जोन पे देते हैं बट बेसिकली इट इज चैलेंजिंग दी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ लेबनान। तो वो उसको जारी रखेंगे तो ये स्टम्बलिंग ब्लॉक रहेगा, मेजर फैक्टर रहेगा। न्यूक्लियर के ऊपर भी ऑफकोर्स JCPOA जो था उससे बेहतर डील लेने की कोशिश करेंगे। ये नहीं हो सकता कि उसी लेवल्स पे या उन्हीं टर्म्स पे। और उससे बेहतर डील क्या हो सकती है सर? आई मीन एनरिचमेंट के जो लेवल्स है, जो पीरियड है ऑफ नॉट एनरिचिंग, ये चीजें बढ़ सकती है। लेवल 3.67 था, उसी के करीब या उससे थोड़ा सा कम भी किया जा सकता है। इंस्पेक्टर्स दोबारा डिप्लॉय हो जाएंगे, जरा वाटर टाइट अरेंजमेंट्स बेहतर किए जा सकते हैं, ऑलरेडी बड़े अच्छे थे। वो तो एक पॉलिटिकल डिबेट है। वी ऑल अंडरस्टैंड कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है हैदर, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ओबामा वाज अ ब्लैक प्रेसिडेंट, तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स अमेरिका के अंदर भी, विद इन यूएस भी एक पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से ये JCPOA और इजराइल जो था उसकी वजह से ये खत्म किया गया था। और उसके बाद ही ये रिच यूरेनियम जो है वो लेवल ऊपर गए, क्योंकि फिर ईरान वाज आल्सो नॉट बाउंडेड बाय दैट ट्रीटी या जो भी एग्रीमेंट था। अच्छा सर, बहुत से लोग सर अभी पाकिस्तान की गेंद से मुतालिक पूछे कि अल्टीमेटली पाकिस्तान ने क्या हासिल किया। मेरी तो अप्रोच क्लियर है कि पाकिस्तान ने ये कोई भी चीज़ अपने लिए हासिल करने के लिए नहीं, इस खित्ते में अमन के लिए किया। लेकिन अल्टीमेटली अब ईरान के लिए अगर मार्केट खुली है तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा। एक तो
इकोनॉमिक फ्रंट पर आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान और ईरान के पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जिस तरह आज ईरानी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि पाकिस्तान और ईरान जो है ये एक ही जिस्म है दोनों का, और दोनों आपस में इनका जो प्यार और मोहब्बत के मामलात हैं ये इसकी दुनिया में कोई और मिसाल नहीं है। सेम हमें अप्रोच जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से देखने को मिली। तो आप क्या समझते हैं अब मुस्तकबिल करीब में ईरान को लेकर पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? और फिर बार अगर चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो अल्टीमेटली सेकेंडरी फेज़ में तो बहुत कुछ होगा, लेकिन प्राइमरी फेज़ में बिलखुसूस ये जो ऑयल मार्केट ईरान के लिए ओपन हुई है, इसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को कोई गेंस ले सकता है? देखिए, दो चीज़ें, एक तो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी में एक आपका जो स्टेचर है उस पर आपने बहुत कुछ गेन किया, और ऑफकोर्स बायलैटरल ईरान के साथ भी बहुत कुछ गेन किया। रीजन के अंदर आप एक पार्टनर, बिग ब्रदर की तरह आप सामने बनकर रहा। देखिए, आपका मिडिल ईस्ट पे आपकी रेलेवेंस बड़ी है अगर रीजन से शुरू करें। जी, चाइना के आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना का ईरान भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आप जब आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक्चुअली स्ट्रेंथन दिस पॉलिसी, आप स्ट्रेटेजिक अलायंस कह लें या कोलिशन कह लें, जो आपकी अप्रोच है रीजन में इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, उसको स्ट्रेंथन होती है, और आप एक प्लेयर के तौर पे सामने। फिर इंडिया की जो एप्लीकेशन रही टू आइसोलेट यू डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, आज वो बिल्कुल टॉपसी टर्वी होके खड़ी हो गई है, बिल्कुल उल्टा हो गया है। आप आज रेलेवेंट खड़े हैं और इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह आइसोलेटेड खड़ा है। यू नो देम बेटर, मोर बेटर देन मी। तो अब वहां पे आप खड़े हैं। फिर आप जो अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात थे, यू वर नॉट इन द अमेरिकन स्टोरी बिफोर मार्का हक। थोड़ा सा आप आए थे जब आपने कफायत, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट टेररिस्ट जो आपने हैंड ओवर किया था, कफायतुल्लाह समथिंग, और उसके बाद फिर कमांडर सेंटकॉम उस वक्त तो जनरल कुरेला, तो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में उसको माना, और उसके बाद जब फील्ड मार्शल मार्का हक के बाद लंच करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड अ न्यू स्टोरी शुरू होती है, और वो आई लव पाकिस्तान वाइस प्रेसिडेंट तक आती है। तो आप रेलेवेंट हुए हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग है। फिर आपका स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट चेंज हो गया आपकी स्टेट का। देखिए, लोग पहले कहते हैं ये न्यूक्लियर कंट्री है, बट इसकी कुछ समझ नहीं आती कि इसका स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट क्या जाए। हमें तो बिल्कुल क्लियर था कि अब पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी आपने दिखाई है टू सॉल्व दीज इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, आई थिंक आपको नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन इग्नोर यू नाउ। दुनिया के जिस बच्चे को नहीं भी पता कि पाकिस्तान क्या, आज उसको भी पता है कि पाकिस्तान किधर खड़ा है। अब ईरान के अगर कॉन्टेक्स्ट में आ जाए तो ऑफकोर्स नेबर्स हैं, हिस्ट्री शेयर करते हैं, हम वी शेयर लॉट मेनी थिंग्स। हम बलूचिस्तान को एड्रेस कर सकते हैं, गैस पाइपलाइन पे बहुत बातें हो रही है, ट्रेड में आप कर सकते हैं। जब आपका हमसाये के साथ अच्छा ताल्लुक हो तो, और बलूचिस्तान में एक सिचुएशन है, अफगानिस्तान में एक सिचुएशन है, चाइना भी आपके साथ हो, अब रीजनल अलायंस की तरफ जा रहे हैं। फिर जो आपने ब्रिज स्टेब्लिश किया है इंट्रा मिडल ईस्ट कंटेस्टेशन के बीच में, तो पीपल हैव वॉक्ड ऑन इट। सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन एंड यूएई आल्सो, दे वॉक्ड ऑन दिस ब्रिज टू बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर ईरान ने भी इस ब्रिज के ऊपर वॉक किया, तो दिस इज अ ह्यूज थिंग। और आपकी जो लीवरेज बढ़ी ऑन द डिफरेंट कंट्री, जो फ्यूचर का जो रीसेट, जो नया चेस बोर्ड लगने लगा है मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान एज अ पिवटल रोल इन दैट। अब हमारी ये फिनेस है कि हम किस तरह जबरदस्त डिप्लोमेटिक करते हैं और इन चीजों को आगे लेके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैदर, मैं जाते जाते कह दूं, जो यूथ है पाकिस्तान का और जो यूथ है ईरान का खास तौर पे, उन्होंने जंग की और इस घड़ी में पाकिस्तान के रोल को, ये लाइफ टाइम उनकी, और वो आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कि जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त है तो पाकिस्तान कैसे हमारे साथ खड़ा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ये बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम बोथ वे ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई है ईरान के साथ। वी हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड विद डेलिकेसी इंशाल्लाह। थैंक यू। आपने प्रोग्राम निकाला। नाज़रीन, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं ना जाएगा जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी मुझे ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, और अभी तक जो कुछ हुआ है सब मामलात के ऊपर जो है वो बड़ी कीन इनकी निगाह थी, बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर करते रहे। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू हैदर फॉर द इनविटेशन। थैंक यू वेरी मच सर, आपने ज्वाइन किया। सर बताइएगा सबसे पहले, कितना अहम है आपके नज़दीक ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का ये दौरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के बाद जो पहला मरहला हुआ स्विट्ज़रलैंड में, और उसके बाद पहला दौरा है उनका, और पाकिस्तान आए, शुक्रिया अदा किया, जो मनाजर हमने नूर खान एयरबेस पर देखे। आप सर इस सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं?
जी बिल्कुल आपने ठीक इशारा दिया। ये सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है। एक तो ये डेफिनेटली है दौरा जिसमें आई एम श्योर ईरानी सदर ने एक जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड दिखाना होगा मकसद कि पाकिस्तान के वो ज़रूर शुक्रिया अदा करने आए होंगे कि पाकिस्तान ने बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर बैलेंस किया, अपनी क्रेडिबिलिटी को, एक न्यूट्रलिटी मेंटेन की, और फिर जो दो साइडें, एक तरफ ईरान और एक तरफ अमेरिका बैक्ड बाय इजराइल जो जंग लड़ रहे थे, जिसके बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट और मुश्किल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे ख़ास तौर पर अमेरिका के लिए, और एक एलिमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट भी था अमेरिका के लिए क्योंकि वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाए थे। जी। इस दौरान अमेरिका की सेंसिटिविटी भी लॉजिकल थी कि उसको कन्वर्जेंस चाहिए थी। ऐसे डाइवर्जेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव को कन्वर्ज करना इनटू नेगोशिएशन, और किसी स्टेज पर भी किसी साइड को भी एहसास ना हुआ कि पाकिस्तान कोई साइड ले रहा है या बाइसिज्म है या एक एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है पाकिस्तान, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अंदर हमारी तमाम मिलिट्री लीडरशिप, खासतौर पर CDF, प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो तमाम रहनुमा है पाकिस्तान के, वो वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक रेलेवेंस अचीव हुई है हमें, जो गुज़श्ता सर साल मैंने मई तो इस पूरे 2025 ग्रुप में। को इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कोर का नाम दिया। ये जो जो काम किया पूरी टीम ने, पूरी दुनिया को इससे जो है वो मुस्तफीद हुई है। जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि इसमें बहुत चैलेंजिंग था। एक आम तौर पर जो सबसे ज्यादा एक और डिफरेंस है पास्ट में, ट्रेडिशनली कुछ ऐसे ममालिक इस्टेब्लिश्ड अपनी क्रेडिबिलिटी कर चुके थे कि वही नेगोशिएशन करेंगे जब भी मुज़ाकरात होंगे। तो ये वो मुल्क आम तौर पर या इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते थे या मिलिटरीली स्ट्रांग होते थे या डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग होते थे। हम अभी इकोनॉमिकली भी चैलेंजेस कर रहे हैं। पिछले साल हमने अपने मुल्क का दिफा किया, अभी हम अफगानिस्तान के खिलाफ नबर्द आजमाएं। तो इन हालात में ऐसी एक रेलेवेंस गेन करना वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, हम बात करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की गेंस के, बहुत से लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अब ईरान पर से जब पाबंदियां हटी हैं तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर इससे कैसे मुस्तफीद होगा। मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान का मकसद जो है वो अपने लिए कोई इकोनॉमिक गेंस हासिल करना नहीं था। इस सारे मामले में जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया वो नेक नियति के साथ इस खित्ते में और अल्टीमेटली पूरी दुनिया में अमन के लिए किया। क्योंकि हमें वो याद है वो मनाजिर जिस वक्त इसराइली और भारतीय चैनल्स के ऊपर उन्होंने टाइमर्स ऑन किए हुए थे कि अब कितने घंटे और कितने मिनट और कितने सेकंड्स के बाद ईरान में सिविलाइजेशन को तबाह करने के लिए अमरीकी हमले जो है उनका आगाज़ होगा। तो अब ओवरऑल पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में क्या चीज़ें हैं, जो ग्लोबल स्टेचर हमारा बढ़ा, जो आपने भी जिक्र किया कि कुछ ममालिक थे जो अपने आप को समझते थे कि ये सब कुछ उन्होंने करना है, हमने जो किया ये तो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता था। जी बिल्कुल, देखिए हमारा जो स्टेचर हुआ है वो तो डिप्लोमेटिक हुआ है, पॉलिटिकल हुआ है, नेगोशिएटर के तौर पे, लेकिन जो आम पाकिस्तानी 25 करोड़ लोग हैं उनको भी बेनिफिट और डिविडेंड्स इसके पहुंचने चाहिए। ईरान जाहिर है कैसा हमारा नेबर है जिसके पास दुनिया का तीसरा बड़ा जखीरा है गैस और ऑयल का। वो अब बेनिफिट, पहले एक प्लान भी हुआ था गैस पाइपलाइन की वजह से और वो फिर सस्पेंड हो गया या होल्ड बैक हो गया, इंटरनेशनल प्रेशर, सैंक्शंस। फिर हमने देखा कि ईरान सिर्फ दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं करता था, सिर्फ चाइना को तकरीबन 1.38 बिलियन बैरल रोजाना देता था, और वो ईरान का तकरीबन 85-90% एक्सपोर्ट था, लेकिन चाइना के सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता था। तो वो इसके अलावा उसने कभी सपोर्ट नहीं किया था, किसी ऑयल अपना एक्सपोर्ट नहीं किया था। अब पाकिस्तान अगर ऑयल इंपोर्ट करने में कामयाब हो जाता है तो ये बायलैटरल सिर्फ ट्रेड नहीं होगा, ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा। इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी बिजली हमारे मुल्क में है, जिसकी वजह से मैं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूं, वो जो एक्सपोर्ट करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एज नहीं है उनको हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दूसरे जो रीजनल ममालिक हैं। पाकिस्तान के लोग, फ्यूल का मतलब ये नहीं है कि हम आपके और मेरे फ्यूल टैंक जहाजों हमारे जो वो सस्ते होंगे, गाड़ियों में जहाजों में सस्ता हो मिल जाएगा। इससे आगे भी फ्यूल की बात है, जिसका मतलब है बिजली सस्ती होगी, हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, हमारा फॉरेन रेवेन्यू जब इनपुट आएगी तो जाहिर है हमारे कर्जे आसानी से उतारेंगे। तो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें क्वेश्चन भी है कि जाहिर है बहुत सारे ममालिक नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान एक ग्रो करे, स्टेबलाइज हो, इकोनॉमिकली चैलेंजिंग सिचुएशन से निकल सके। लेकिन असल यही हमारा इम्तिहान है कि हमारा जो एक न्यू फाउंड लीवरेज है, डिप्लोमेटिक भी, पॉलिटिकली भी, हम आम आदमी तक उसका लीवरेज कैसे पहुंचा सकते हैं। तो सर वैसे हमने देखा कि जिस वक्त स्विट्जरलैंड में वो मुज़ाकरात हो रहे थे, पैरेलल उसके काहिरा में पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे थे और एक मुस्लिम क्वाड की भी बातें हो रही हैं। एक तो उसके हवाले से कि वो अब कितना अहम हो जाएगा, उसकी रेलेवेंस कितनी ज़्यादा हो जाएगी, और इस रीजन का जो बिलखुसूस मिडल ईस्ट का जो फ्यूचर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है
उसमें अब ईरान की आप क्या पोजीशनिंग देख रहे हैं? जाहिर है, देखिए ईरान ने तो एक न्यू फाउंड लीवरेज हासिल की है, मिलिटरीली साबित करके अपनी सस्टेनेबिलिटी को, रेजिलियंस की साबित की है। दूसरे ममालिक जो खास तौर पर अमेरिका के एलाइज थे या उन्होंने अड्डे दिए हुए थे, उनके अंदर भी एक रियलिज्म आया है, और वो रियलिज्म ये है कि अमेरिका अपने अड्डों का, चाहे वो बहरी अड्डे थे, हवाई अड्डे थे, उनका भी डिफेंड नहीं कर सका, तो उन मुल्कों के क्या डिफेंड करेगा? एक न्यू फाउंड रियलिज्म वो भी है। ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया है, तो कुछ मुल्कों के जहनों में अप्रीहेंशन होगी कि ईरान जो मजबूत है जितना हुआ, वो उन मुल्कों को अनईजी कर रहा है, खासतौर पर मिडल ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये डायमेंशन चेंज हुई है। जो आप अलायंसेस की बात कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट होगा कि जो तमाम ममालिक हैं, ये विश लिस्ट तो जरूर हो सकती है हमारी, मैं ऑप्टिमिस्ट साउंड करना चाहता हूं, जी। लेकिन मैं क्वेश्चन के साथ इसलिए चलना चाहता हूं कि डिपेंड करेगा कि ये तमाम ममालिक के बड़ी ताकतों और खासतौर पर अमेरिका के साथ कितना लीवरेज ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसके मुकाबले में एक मिडिल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में या साउथ एशिया में एक ऐसी ताकतें या ऐसा अलायंस बन जाए जो उसकी इंटरेस्ट को कोई क्लैश करे। अब ब्रिक्स की एग्जांपल आपके सामने है, जिसके अंदर अब ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है, चाइना है। तो उसको पसंद नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने यहां तक कहा था कि ये सारी मेरे डॉलर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। तो मैं साउंड नेगेटिव नहीं करना चाह रहा, लेकिन हमारी क्योंकि अब लिमिटेशन है कि हम इसी तरह इकोनॉमी के साथ, चैलेंजिंग के साथ नहीं रहना चाहते, ग्रो करना चाहते हैं। खास तौर पर आप एक और चीज की तरफ इशारा करें, साउथ एशिया, इसमें जो सार्क के ममालिक हुआ करते थे, जो हम बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये तमाम ममालिक दुनिया का 22% है पॉपुलेशन में, और हम आपस में ट्रेड तमाम ममालिक मिलकर शायद 5% करते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्सटर्नली एक्सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का भला नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ आवर ओन एप्लीकेशन। और मेजर इंडिया का रोल है, वो आज आपका सब्जेक्ट नहीं है, मैं इस पर फोकस नहीं करना चाहता, लेकिन रीजनली हमें ग्रो करना चाहिए, डिपेंडेंसी बढ़नी चाहिए। ये ना सिर्फ विश लिस्ट है बल्कि नीड ऑफ द आवर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर मैं कहूंगा कि फिर डिपेंड करेगा कि तमाम ममालिक जो दिलचस्पी रखते होंगे वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस से कितना निकल पाते हैं, उस पर डिपेंड, उनके क्या स्टेक है उन मुल्कों के साथ, ऑब्लिगेशन क्या है उनकी। जितना वो आजाद अपने आप को कर पाएंगे, उतना ही नेचुरल अलायंसेस होंगे। अच्छा सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से बताइएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप तो अभी भी बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि ना ये 60 रोज और ना इन 60 रोज के बाद ईरान कुछ कर सकेगा, लेकिन कल इसहाक डार साहब ने जो अरब मीडिया को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इन 60 रोज तक तो कोई टैरिफ नहीं होगा, लेकिन जो जहाज है वो स्टैंडर्ड नेविगेशन फीस या कोई सर्विस फीस जो है वो देंगे। तो अब नाम तब्दील हो जाएगा या इसके ऊपर भी आप समझते हैं कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और अमेरिका ये जो है मेक श्योर करेगा कि ईरान कोई फीस भी चार्ज ना करे? या जो हमने माजी में देखा, एनरिच्ड यूरेनियम को न्यूक्लियर डस्ट दे के कह के जो उसका सारा था मामला, उसको थोड़ा सा उन्होंने करना शुरू कर दिया कि अब तो वो न्यूक्लियर डस्ट है, वो किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर भी ये जब नेविगेशन फीस का नाम आ जाएगा तो वो कहेंगे ठीक है, वो कौन सा टोल चार्ज कर रही है, तो फीस है। जी, दुनिया में इंटरनेशनल जो नेवल या सी लॉज हैं उसके तहत तो कहीं दुनिया में नहीं है, सिवाय कैनाल, सुएज कैनाल के। वो उसके अलावा कहीं ऐसा नहीं है पैसेज में। स्ट्रेट ऑफ मलाका है, बाबुल मंदब है और है। तो जहां की अगर आप ये इनकरेज करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे ममालिक भी इनकरेज होंगे, जिन जिन के पास से गुजरती है, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चाहे वो ईरान जितना इफेक्टिवली मैनिफेस्ट कर सकेंगे ना कर सके, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये इंकरेजमेंट जरूर होगी। और दूसरी बात ये है कि आपने जो 60 दिन की फिगर है वो बड़ी दिलचस्प है। वो दिलचस्प इसलिए है कि ईरान ने, मुझे लगता है कि नेगोशिएशन लीवरेज के लिए 60 दिन रखा है, जिसका मतलब ये है कि ईरान चाहेगा कि अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं तो मुझे ये दें बेनिफिट या ये कंपनसेशन करें। 60 डेज का एक टाइम बॉम्ब कह लें, ईरान ने सेट कर दिया है कि 60 दिन के बाद ये क्लॉक रुक जाएगा। उसका मतलब ये है कि ईरान उस दौरान या तो एक्सटेंड करे मुज़ाकरात को, या एक ऐसे बेनिफिट ईरान को पास करे कि वो इतनी टेम्पटेशन या कंपनसेशन समझे कि वो इसको छोड़ सके कि ठीक है, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को छोड़ता हूं, मुझे ये बेनिफिट, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल ट्रेड है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट करने की उनको हो बायलैटरल टाइज बढ़े, उसके एसेट्स जो अमेरिका में फ्रीज हुए हैं वो अनफ्रीज किए जाएं। तो ये वो चीजें हैं जिस पर ईरान टेम्प्टेड हो सकता है, और मुझे लगता है कि ये लीवरेज इस्तेमाल करना ईरान उस वक्त तक चाहेगा जब तक उसको ड्यूली कंपनसेशन ना मिले। अगर वो ना मिली तो वो समझेगा कि 60 दिन को मैं मैनिफेस्ट करता हूं, अगर मिल गई तो चांसेस यही हैं, क्योंकि ये हमने नहीं किया, ये अमेरिका ने खुद एक रियलिज्म डाला है ईरानी लीडरशिप के और मिलिट्री के अंदर कि आप ये भी कर सकते हैं
आप न्यूक्लियर बॉम्ब तो चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, आप ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बॉम्ब है इसके अपने हाथ में रख लें और ये एवरीडे कैश हो सकता है, थ्रेट कर सकता है। तो ये डिपेंडेंट होगा कि अमेरिका किस तरह मैनेज करता है। ईरान की जो एक्सपेक्टेशन है खासतौर पर हिजबुल्ला और लेबनान में, आप देखिए इस जो एमओयू साइन हुआ है इसके पहले पैराग्राफ में जी 3 दफा लेबनान का लफ्ज आया है। उसका क्या मतलब है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नहीं आया है, न्यूक्लियर डस्ट का नहीं आया है, मिसाइल बैलिस्टिक का नहीं आया है, प्रॉक्सीज का नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया है कि ईरान की सेंसिटिविटी हिजबुल्लाह से बहुत कनेक्टेड है। तो जितना ईरान को कंपनसेट किया जाएगा उतना मुझे लगता है वो पुल बैक कर लेगा इस डिमांड से। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू की आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।